नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है और अब तक 40,000 यात्री शीतकालीन यात्रा में चारों धामों में आ चुके हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शीतकालीन यात्रा गेम चेंजर साबित हो रही है। जब 6 महीने कपाट खुले होते थे तो यहाँ के सभी प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग भी 6 महीने ही अपना रोजगार करते थे, लेकिन शीतकालीन यात्रा में अब 12 महीने लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो एक उत्तराखंड के लिए नया अध्याय है। आने वाले दिनों में इससे लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा। राज्य में हर दृष्टि से शीतकालीन यात्रा सुखद रहेगी। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत ज़ोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे, तो उनका कारोबार बंद हो जाता था, उनको अन्य स्थान अपने सब काम बंद करने पड़ते थे। इस यात्रा के शुरू होने से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया काम शुरू हो रहा है और इस बार ज़्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं करी हैं, अपने काम यथावत रखे हैं और एक नया अनुभव हो रहा है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए भी, व्यापार कारोबार के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि अब उनको 12 महीने काम मिलेगा, 12 महीने उनको काम पर रहना होगा। तो ये बड़ा काम है, इस वर्ष से शुरुआत की है और इस वर्ष अच्छे रुझान उसके आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं। आने वाले वर्षों में और अच्छे परिणाम। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले उत्तराखंडी प्रवासियों का सम्मेलन किया गया था। वहीं अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले उत्तराखंड में देश के अलग अलग स्थानों पर रहने वाले उत्तराखंडी प्रवासियों का सम्मेलन किया गया था। अब उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासियों का सम्मेलन होगा। देश दुनिया में उत्तराखंड के लोगों ने खूब नाम कमाया है और उत्तराखंड के लोग जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, वो उत्तराखंड में अपना योगदान देना चाहते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था, जो देश के विभिन्न कोनों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं, उन सबको बुलाया था। उन सबको पूरे 2 दिनों तक, एक दिन लगातार पूरे दिन चर्चा करी थी और एक बड़ा अच्छा उसका अनुभव रहा कि सब लोग हमारे अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़े। उन्होंने अपने अपने पैतृक स्थानों पर काम करने के लिए, उत्तराखंड की विकास में अपना योगदान देने के लिए हम सब के साथ हाथ बढ़ाया है और उसी के साथ हमने तय किया था कि एक ये काम की भी हमने शुरुआत की, एक नया इस प्रकार का सभी प्रवासियों को बुलाने का भारतवर्ष के, उसी प्रकार से पूरे देश दुनिया में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनका भी हम सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के अंदर उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं, बहुत नाम उन्होंने अपना बनाया है और वो आकर अपने राज्य के लिए करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों के राज्य के लिए। तो हम उन सबका स्वागत करते हैं, उनको बुला रहे हैं, उनके विचार लेंगे और जो हमारी उनसे अपेक्षा है, उनको हमसे जो अपेक्षा है, वो पूरा दिन भर का हम लोग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और निश्चित रूप से चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देवभूमि के लिए। नाम वापसी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बागी बनकर पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी संगठन उनकी लिस्ट तैयार कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री ने बताया कि 3 नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जबकि कुछ जगह अभी कोशिश की जा रही है। हालांकि 15 से अधिक अभी ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अपना नामांकन दर्ज कराया है। अभी भी मान मुनव्वल का दौर जारी है। फिर भी अगर वह कार्यकर्ता नहीं मानते हैं तो भाजपा उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। हमारी बातचीत उनसे हो जाए, बैठ करके बातचीत करेंगे और अगर किसी प्रकार से उनका मन अशांत होगा, किसी प्रकार से उनकी नाराजगी होगी, तो बातचीत करके हम उसका समाधान निकालेंगे और बातचीत करने के बाद भी अगर समाधान नहीं निकलेगा तो हम पार्टी
की जो व्यवस्था है, अनुशासनहीनता की जो कार्रवाई है वो हम करेंगे। कल 2 तारीख को नाम वापसी के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नामांकन अभी रहे हैं, वापस नहीं लिए, इसके विषय में हम सभी निकाय के प्रभारियों से उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। और कई जगह ऐसे भी समाचार मिले हैं कि अभी भी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, तो 1-2 दिन के भीतर बातचीत करने के बाद अगर हमारे असंतुष्ट कार्यकर्ता जिन्होंने नामांकन किया है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अगर बैठने को उनको समर्थन देने के लिए तैयार होंगे तो यह भी हमने अभी विकल्प खुला छोड़ा है। और आज शाम 5 बजे तक हमारे पास सभी निकायों की रिपोर्ट आ जाएगी कि कहाँ पर हमारे अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध हमारी पार्टी के कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद हम अगला स्टेप जो है। निकाय चुनाव के पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये तीनों ही नेता कुमाऊं मंडल के हैं। इन तीनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन का दारोमदार हरीश रावत के कंधों पर ही माना जाता है। हरीश रावत की उत्तराखंड कांग्रेस में एक सर्वमान्य नेता है। ऐसे में उन्हीं के इलाके में बड़े कांग्रेसी नेताओं का बीजेपी में शामिल होना हरीश रावत के लिए भी काफी बुरी खबर है। देखिए, 48 साल की अनवरत सेवा के उपरांत आज बहुत भारी मन से कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ रही है। और कुछ बातें मैंने 3-4 दिन पहले भी कही हैं, लगातार मैं कहता आया। पार्टी नेतृत्व से मैंने कई बातें कही हैं। नगर निकाय चुनाव के संबंध में जो वातावरण बना, जिस तरीके से व्यवहार हम लोगों के साथ हुआ है, उन बातों को लेकर और कई विषय हैं जिनमें बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ, वो स्थिति नहीं रही जो किसी ज़माने में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आज जिस तरीके से भाई भतीजावाद या पतन की तरफ जा रही है, जिस तरीके से निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और पार्टी अपनी नीति और रीति से भटक गई है, तो इन बातों को लेकर हमने सोच समझकर निर्णय लिया है। पार्टी से हमने त्यागपत्र भी दिया है और ये तय भी किया कि हमको अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। और अगर उत्तराखंड का कोई सर्वांगीण विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, राजनीतिक माहौल पैदा हो रहा है, उसमें मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य यहां पर बचा हुआ है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री मथुरादास जोशी जी, भाई बिट्टू कर्नाटक जी, भाई जगत सिंह खाती जी के सम्मिलित होने के अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जुझारू एवं कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और टिहरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जिनका अनेक क्षेत्रों में योगदान है, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, और मंच संचालक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे जोत सिंह बिष्ट जी, श्री मनवीर सिंह चौहान जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित, हमें पीछे देख ले रहा हूँ, मुकेश कोहली जी समेत, कर्नाटक जी समेत हमारे सभी उपस्थित हैं, कमलेश जी। और भारतीय जनता पार्टी किसी को किसी दल से छीनती नहीं है। उस दल की कमजोरी है जो अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देने की स्थिति में नहीं होती। जब दल परिवारवाद से चलता है, जब दल में
ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनसुनी होती है तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। मैंने आज तीनों प्रमुख नेताओं को अपने दल में उनका मैंने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, और मैं जानता हूं कि इन जैसे निष्ठावान और समय देने वाले कार्यकर्ताओं की उपयोगिता किस रूप में करनी है, इनके मान सम्मान को प्रभावी रूप से स्थापित करना, ये अब क्योंकि हमारे परिवार सम्मिलित हुए इसकी चिंता मैं करूंगा। इसके जो हमारा स्थानीय निकाय का चुनाव है, इस स्थानीय निकाय चुनाव में इनके आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह भी बढ़ेगा, और हम सब लोग जहां हम 3 एक पालिका और 2 पंचायत निर्विरोध जीते हैं, मैं कह सकता हूं आने वाले समय में हम उत्तराखंड के सभी नगर निगम और 90% अधिक पालिका पंचायतों भारतीय जनता पार्टी का एक। नए साल के आगमन के साथ ही उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने नए स्तर से आपदा से बचाव और आपदा से होने वाले नुकसान को कम से कम करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अब कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ सभी उपकरण सही से कार्य करें, इसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी मजबूत करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अभी हम लोग प्रशिक्षण पे जोर दे रहे हैं। इन हाउस अपने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स को भी हम प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आपदा में जितनी अधिक जानकारी हमारे पास होगी उतना अधिक बचाव करना संभव हो सकेगा हमारे लिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें सेंसर लगाए जाने हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उपकरण हमारे लगे हैं उनको हम देख रेख कर रहे हैं कि उपकरण में अगर कोई खराबी है, कोई गड़बड़ी है, उसको ठीक कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितने अच्छे उपकरण हमारे काम करते रहेंगे, जितने अच्छे हमारे लोगों को ट्रेनिंग रहेगी, और जब कोई आपदा आती है तो किस तरह से हमें अलर्ट रहना है, किस तरह से अलर्ट करना है, ताकि हम समय रहते लोगों को बचा सकें। और अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा अपना जोर दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि इस समय ये आपदा आने वाली है। तो अगर सही समय से जानकारी हमको मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से हम आपदा के प्रभाव को कम कर पाएंगे। इससे जो नुकसान होता है उसको कम कर पाएंगे और लोगों को। भीमताल सिडकुल में प्लास्टिक से ईंधन बना रही कंपनी में अचानक आग लग गई। जिस समय आग लगी उस समय मौके पर 4 कर्मचारी मौजूद थे। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कंपनी में प्लास्टिक और कूड़ा आपको बता दें कि मिलाकर ईंधन बनाने का काम किया जाता था। फिलहाल कुछ समय से कंपनी में कार्य न के बराबर चल रहा था, लेकिन दिन के समय अचानक कर्मचारियों को शॉर्ट सर्किट के साथ चिंगारी दिखाई दी थी, जिसके साथ ही कंपनी में आग तेजी से बढ़ती गई। वही कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग बुझाने का प्रयास किया। तो जैसी आग लगी, आग का कारण क्या लगा आग लगने का? सर कारण का शायद शॉर्ट सर्किट हुआ, एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता चला। जब आग फैली तभी हमने देख पाया इनको। जब तक कम थी तब तक तो हमने कंट्रोल करने की सोची, जब ये ज़्यादा फैल गया शॉर्ट सर्किट। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस गोदाम को सीज कर दिया है। लीज समाप्त होने के बाद भी वर्षों से उस जगह पर गैस गोदाम संचालित किया जा रहा था। आपको बता दें कि डीएम देहरादून की जन सुनवाई कार्यक्रम में गढ़ी कैंट निवासी महिला ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम होने तथा भूमि कब्जे की शिकायत की थी। प्रकरण संज्ञान में आते ही डीएम ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए और मामले की जांच बिठा दी है। क्या पूरा मामला है? इसमें देखिए मामला ये है कि एक महिला है, वृद्ध महिला, लगभग 80 वर्षीय महिला लीलावती, वो हमारे पास जनता दरबार में एक शिकायत लेकर आई थी कि उनकी जो विधिक भूमि है उस पर किसी व्यक्ति ने एक अवैध रूप से गैस गोदाम बना दिया है। इस पूरे मामले की हमने जांच की और जांच में ये पाया गया है कि एक व्यक्ति जो है लोकेश उनियाल नाम से, वो एक बिना किसी वैध भूमि स्वामित्व के इस महिला की भूमि पर एक गैस गोदाम चला रहे थे। उसमें हमने अपनी टीम से भी पूरी आख्या ली और उसके बाद जो विस्फोटक नियंत्रक हैं उनके ऑफिस से भी इसमें आख्या ली गई और पूरे मामले की जांच करने पर ये बात की पुष्टि हुई थी और इसीलिए हमने वो गैस गोदाम बंद करा दिया है।
क्या गैस गोदाम में ये होता है कि जो उनके कनेक्शंस हैं उनको शिफ्ट करने के लिए हम उनको एक नियत समय देंगे कि वो अपने गैस सिलेंडर वहां से हटा लें, लेकिन जो भूमि होगी उसको। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खटीमा नगर पालिका में कांग्रेस के बागी अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं व ढोल नगाड़ों के साथ टनकपुर रोड स्थित कृष्णा टाकिज के सामने चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं कार्यालय के शुभारंभ होते ही अध्यक्ष प्रत्याशी राशिद के चुनाव प्रचार की गति तेज हो गई। कार्यालय उद्घाटन के बाद राशिद के साथ सैकड़ों उत्साहित कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने नगर में भ्रमण कर व्यापारियों और नगर की जनता से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राशिद ने बताया कि खटीमा की जनता का मेरे ऊपर विश्वास, आशीर्वाद और प्यार है, इसलिए मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में आया हूं। देखिए, आज मैंने जनता के विश्वास के साथ अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है और मैंने पिछले 20 सालों से जनता के बीच में रहकर जनता का कार्य किया है। मुझे राष्ट्रीय दलों के जो प्रत्याशी हैं उनका कोई भी जनता में जनाधार नहीं है, ना जनता के बीच में रहकर उन्होंने कोई कार्य किया है। मेरा कारोबार भी तहसील से संबंधित है। मैंने जनता के बीच में रहकर उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुना है, उनके निराकरण के लिए तत्काल दिन रात मेहनत करके उनको निराकरण कराया है। और मैं खटीमा की जनता और खटीमा की आवाम के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। जो मैंने 15 सालों से उनकी सेवा करी है निष्पक्ष निष्भाव से, मैंने कभी भी किसी सेवा करते समय ये नहीं पूछा ये कौन है, ये देखने वाला कौन है। मैंने तत्काल उसकी सेवा करी है। जो मुझसे मदद हो सकती है वो मदद मैंने करी है। इसी विश्वास के साथ आज मैं जनता के बीच में आया हूँ और जनता का उत्साह देखते हुए लग रहा है मुझे कि निश्चित ही मुझे विजय हासिल हो। सबसे बड़ी ज्वलन समस्या तो बाढ़ की है, वेंडर जोन की है, व्यापारियों से संबंधित है। अभी विगत दिनों कुछ माह पहले बाढ़ आई थी। बाढ़ में व्यापारियों को किसी प्रकार का प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, कोई सहायता राशि नहीं दी गई। क्या बाढ़ पीड़ित व्यापारी नहीं थे? व्यापारी भी थे। व्यापारियों का सर्वे भी कराया गया, सर्वे के नाम पर उनको ठगा गया। जनता आप देख सकते हैं खुद ही, जनता का लगातार मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। जनता अपने कार्य किए गए कार्य और जनता के बीच में रहने का श्रेय मुझे मिलेगा। जनता मुझे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया के बाद प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के नियमों की जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी सुभागनी ने तहसील परिसर में एक बैठक कर दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि समस्त प्रत्याशी चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आय व्यय का ब्यौरा तैयार करते रहें। साथ ही किसी भी प्रकार का चुनाव में आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन न किया जाए। वहीं आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों पर निर्वाचन आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके साथ आज हमने व्यय के संबंध में बैठक करी है। जो भी उनकी व्यय सीमा है उसको लेकर उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा दिए जाने थे वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में भी उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभी इस तरीके की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है, लेकिन अगर उल्लंघन होता है तो उसके जो सापेक्ष जो भी कार्रवाई हमारे द्वारा की। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्यालदे के आसपास के क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड, दिन में धूप खिली रहती है। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर ठंड से बचाव के लिए स्यालदे विकास खंड के स्यालदे चौराहा, सराय खेत, देघाट सहित अन्य क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की गई, जिसमें कि स्थानीय ग्रामीणों, व्यापारियों व राहगीरों को ठंड से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों, व्यापारियों ने प्रशासन का अलाव की व्यवस्था के लिए आभार जताया है। तहसीलदार दीवानगिरी गोस्वामी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर ठंड से बचाव के स्यालदे चौराहा, सराय खेत, घाट सहित अन्य क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की गई है। हर वर्ष अलाव की व्यवस्था होती है और प्रशासन के द्वारा यहाँ पे हर साल हम स्यालदे चौराहे में अलाव की व्यवस्था से बहुत सारे व्यापारी लोग, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए अलाव की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है और यहाँ हमारे विकासखंड स्यालदे क्षेत्र की मांगें उठाई जाती हैं और हमारे सारे व्यापारी भाइयों का इसका पूरा लाभ मिल रहा है। नहीं, एक तो स्यालदे चौराहे पर भी होनी चाहिए और हमारा एक नीचे जैसे तहसील मुख्यालय के वहाँ पे ब्लॉक को जो रास्ता जाता है, एक वहाँ नीचे उस चौराहे पे भी होनी चाहिए। इस संबंध में हम सभी से संपर्क करेंगे, तहसील से भी, प्रशासन से भी, कि एक नीचे भी एक व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी है और इस चौराहे में तो नितांत आवश्यकता है ही है। यहाँ पर सब लोग नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी विकास गुप्ता की शुरुआत के दौरान प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
जिसमें उन्होंने बताया कि पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता होने के बाद भी पार्टी ने मुझ पर भरोसा नहीं जताया और चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में किसी और को मैदान में उतार दिया है। लेकिन मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। इस चुनाव के माध्यम से विकास कार्य जो नगर में नहीं हुए हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए मैदान में उतरा हूं और निश्चित ही जीत हासिल करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है, जिसका आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं चुनावी मैदान में कूदा हूं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें भाग्य के हिसाब से होती हैं। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मेरी लड़ाई लड़ने की वजह जो हमारे बाजपुर का जो विकास है, जो अभी तक लगातार 15 सालों से अछूता था और पिछले 15 सालों में जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे उनके पास कोई विजन नहीं था बाजपुर के लिए। बाजपुर में बहुत कुछ हो सकता था 15 साल के अंदर, जो उन्होंने वो कभी करने की कोशिश ही नहीं करी। मैं मानता हूं कि सड़क और नाली भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जो बाजपुर को एक अलग दिखने के लिए हमें करनी चाहिए थी। नाली और सड़क तो और सब लोग भी बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कभी चिंता नहीं करी, क्योंकि नगर पालिका का सबसे पहला काम क्या होता है, सफाई, बिजली, पानी, सारी व्यवस्था नगर पालिका की होती है। आज तक 15 सालों में उन्होंने बाजपुर के निकासी की कभी कोई चिंता नहीं करी। 15 सालों से लगातार नालियों की सफाई ना होने के कारण एक एक घंटे की बारिश में बाजपुर की सड़कों पर पानी आता रहा, लेकिन इस चीज की उन्होंने कभी चिंता नहीं करी। अगर तली झाड़ सफाई के नाम से सिर्फ पैसा खाने का काम, पैसा लूटने का काम उनके द्वारा किया गया। भविष्य में बाजपुर शहर के अंदर, मार्केट के अंदर जगह जगह से दूर दूर से व्यापार सामान खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन कभी भी उनके शौचालय के लिए उनके कभी कोई सोच नहीं बनाई गई कि बाहर से कोई आएगा तो शहर में शौचालय अगर उसको कहीं ऐसी कोई आता है तो वो कहाँ जाएगा। उन्होंने कभी चिंता ही नहीं करी। युवाओं के लिए कभी उन्होंने खेल कूद के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि युवा यहाँ पर खेल कूद सकें। कोई उन्होंने पार्क की व्यवस्था नहीं करी जहाँ लोग घूम सकें। और इसके अलावा समय समय पर, चाहे वो बहुत सी चीजें आपके सामने भी आती होंगी, बहुत से मुद्दे बीच बीच में लोग सूचना के अधिकार से भी मांगते रहेंगे। मैं उस विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक विषय, बहुत बड़ा विषय है कि उनको आज तक न्याय नहीं मिला। वो आज तक उस चीज की, उनके नाम की रजिस्ट्री तक भी नहीं हो पाई है, जहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बाजपुर के द्वार पर एक ऐसा तिरंगा होना चाहिए था, जैसे अलग अलग नगर पालिका हमने देखा हुआ, काशीपुर और जसपुर में, इधर रुद्रपुर में, सब जगह पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, लेकिन उनका ध्यान कभी उस चीज की तरफ नहीं गया, क्योंकि अभी तक उनके पास विजन ही नहीं है कोई। उन्होंने सिर्फ सड़क और नाली को ही विकास माना है। मैं मानता हूं, मैंने तो पहले भी कहा है कि ये भी जरूरी है, सड़क नाली भी जरूरी है, लेकिन वो सब लोग बनाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे सब लोगों का प्यार मिल रहा है और ये लड़ाई उन सभी के लोगों के लिए है, और ये लड़ाई में जब मैं कूदा हूँ तो सबसे बातचीत करके इस लड़ाई में कूदा हूँ, और जिनसे मैं बातचीत करने से रह गया हूँ, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि बिना उनके आदेश से, उनसे बिना बातचीत के मैं इस मैदान में कूद गया हूँ। उसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उनसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, और आगे निश्चित तौर से जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा आगे को, धीरे धीरे सारी चीजें और खुलकर सामने आएंगी और धीरे धीरे माहौल बनेगा, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि बाजपुर की जो सम्मानित जनता है उससे जिस हिसाब से मुझे प्यार मिल रहा है, उस प्यार और आशीर्वाद से निश्चित तौर से मेरे को विजय प्राप्त होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप सभी लोगों का आशीर्वाद भी मेरे को चाहिए, क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया होता है, उनका भी मेरे को वो चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।